हे गाइज, वेलकम बैक। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ चर्चाएं की थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की और उनकी प्रॉपर्टीज़ को। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और एक दो प्रॉपर्टीज़ में और बताऊंगा जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने समझा कि उसे बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज वो प्रॉपर्टीज़ में बताऊंगा। और कुछ नेचुरल फेनोमेना है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उसको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कि मैंने एक प्रॉपर्टीज़ बताया था पहले, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। वो प्रॉपर्टी ये था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कंडक्टर की सरफेस पे 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए इसे प्रूव करके देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी ने बोला कि सर जरूरी थोड़ी है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, सो कुछ भी एंगल बन सकता है। मान लीजिए ये हमारा कंडक्टर है, इसके सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बन सकती है। तो मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि इस तरह का फील्ड लाइंस नहीं बनेगा किसी इसके सरफेस पर। कंडक्टर के सरफेस पर जब भी बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ऐसा एंगल हमारा नहीं बनेगा, ये हमारा नहीं बनेगा। तो मैं इसे आज प्रूव करूंगा कि ऐसे क्यों होता है। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम लोग एक चीज़ समझते हैं, और वो ये है कि जब हम किसी कंडक्टर पे चार्ज डालते हैं, जब किसी कंडक्टर में हम चार्ज डालते हैं तो वो चार्ज क्या होती है, उस कंडक्टर में फैलने लगती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये कंडक्टर है और ये मान लीजिए एल्यूमिनियम या फिर आयरन या फिर कॉपर का है, ठीक है। कंडक्टर है, मेटल तो कंडक्टर्स के होते हैं। अब मैंने क्या किया, इस बॉडी को रब किया अपने कपड़े पर, इसमें चार्ज आया और कंडक्शन के थ्रू मैंने इस कंडक्टर पे मैंने क्या डाल दिया, चार्ज डाल दिया। अब इसमें जब चार्ज जाएगी ना तो क्या होगा, चार्जेस मूव करने लगेगी। क्यों मूव करेगी, क्योंकि मान लीजिए मैंने इसमें जो चार्ज डाला, मतलब क्या डाला, इलेक्ट्रॉन्स को डाला ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही चार्ज होता है। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस बॉडी से जब मैंने कंडक्शन के थ्रू इसको सटाया यहाँ पे, तो इस बॉडी से इस बॉडी में बहुत सारे चार्ज आ गए, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो अब क्या होगा कि कुछ देर के लिए इस बॉडी में चार्जेस मूव करने लगेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही मैंने डाला इस पे चार्जेस, तो चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, फिर ये इधर जाएगा तो उसको इसके आगे एक और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, वो इसको रिपेल करेगा। तो इस तरह से कुछ देर बाद क्या होगा कि ये सारे चार्जेस जो है वो एक जगह रुक जाएंगे, क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा, इधर वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। तो कुल मिला के सारे चार्जेस जो हैं वो क्या होंगे, एक जगह इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्टेबल हो जाएंगे और कुछ देर के बाद वो चलना यानी मूव करना बंद हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मैंने एक सरफेस लिया, एक सीट ली, मतलब मेटल का एक सीट लिया, चादर, और उस पर मैंने बहुत सारा चींटी को क्या किया, मैंने उसमें डाल दिया। तो चींटी किस तरह भागने लगता है, इधर इधर। उसी तरह जब मैंने इस पे चार्ज को डालता हूँ, मैं इस कंडक्टर पे चार्ज को डाल रहा हूँ, तो चार्जेस शुरू में क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं धीरे धीरे, क्योंकि उनके बीच क्या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। और जब रिपल्सन का फोर्स लग रहा है तो वो एक दूसरे के दूर जाएंगे, मूव करेंगे, इधर उधर मूव करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद क्या होती है कि जब उनके बीच फोर्स जो है रिपल्सन का बराबर हो जाता है, तो वो फिर रुक जाते हैं, और रुकने के बाद वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाते हैं, यानी अस्थिर हो जाते हैं। तो सेम इसी तरह मैंने क्या किया, इस पे चार्ज डाला और कुछ देर बाद क्या हुआ कि इनके बॉडी पर इस तरह से मान लीजिए कि ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आके ये चार्ज रुक गई, ठीक है। अब ये चार्ज इस तरह से आके रुक गई तो चार्जेस जो है वो फील्ड बनाएगी, फील्ड लाइंस बनाएगा। मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो अपनी चारों तरफ फील्ड बनाते हैं, और उस फील्ड को मैं कैसे दिखाऊंगा, फील्ड लाइंस के जरिए दिखाऊंगा। तो ये फील्ड लाइंस के जरिए मैं दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए ये चार्ज अपना फील्ड बनाएगा, तो मान लीजिए कि ये ऐसे बना रहा है, ठीक है। ये एंगल ये इसका हॉरिजॉन्टल है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है इसके साथ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये मान लीजिए ये फील्ड लाइंस है, ये क्या है, ये फील्ड
लाइंस है। किसी ने कहा कि इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा, इस लाइन में बनेगा। ये मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बनने दो। तो मैं क्या चाहता हूं, इस फील्ड लाइंस को मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे बन रहा है तो इसका फोर्स कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है तो वो फोर्स लगाएगा ना दूसरे चार्ज पर। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रखूंगा, टेस्ट चार्ज, तो वो इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी, खींचेगी, या फिर जो भी होगा, जैसा चार्ज रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी नेगेटिव रहेगा तो उसके हिसाब से फोर्स लगेगा। तो ठीक है, अब मुझे इसको मेजर करना है कि यहाँ पे कितनी फोर्स लग रही है। तो मैं क्या करूँगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट में बदल दूंगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये थीटा का एंगल बना रहा है इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा ई कॉस थीटा और ये हमारा हो जाएगा ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट में मैं इसे तोड़ूंगा तो ये होगा ना। तो देखिए अब ये इसका काम खत्म हो गया, क्योंकि जब मैंने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया है ये और ये, तो इसका काम अब खत्म हो गया। अब मैं इसे देखूंगा ही नहीं, क्योंकि इसे मैंने कंपोनेंट में तोड़ दिया। कंपोनेंट में कैसे तोड़ा जाता है ये वेक्टर चैप्टर में मैंने आपको बताया है, और अगर मैंने नहीं भी बताया होगा तो आप ये चीज़ देख सकते हैं वेक्टर के वीडियो में, किसी यूट्यूब में आप देख के ये सीख सकते हैं कि किसी वेक्टर को कैसे उसको कंपोनेंट में तोड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो तोड़ दिया तो इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ का चार्ज नहीं मूव कर रहा, यहाँ का चार्ज नहीं मूव कर रहा, इसका मतलब है कि इस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो लग रहा है, टोटल फोर्स जीरो लग रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब क्या है कि हर तरफ से, उसके चारों तरफ से जितना भी फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या है, जीरो है। यानी इधर बराबर, इधर बराबर, इधर और इधर बराबर, सब तरफ से जितना भी फोर्स लग रहा है बराबर है, इसलिए वो बॉडी रुकी हुई है यानी रेस्ट पे है। तो इसी तरह ये चार्ज जो है रुका हुआ, इसका मतलब कि इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है। तो अब हम देखते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, क्यू ई और क्यू ई लगता है। और ई का कौन सा कंपोनेंट लेना, ई का लेना है ये वाला कंपोनेंट, कौन सा हमारा लेना है ये कंपोनेंट, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, ये तो हमें प्रूव करना है कि 90 डिग्री होता है, तो हमें ये कंपोनेंट लेना है यानी ई कॉस थीटा। ये कंपोनेंट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बनेगा तो ये तो हमें प्रूफ ही करना है, तो ये नहीं लेना, ये लेना है। अच्छा ये कैसे आया, तो हमने पढ़ा था कि E इज इक्वल टू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जो होता है वो होता है फोर्स। अच्छा मैं यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करता हूँ, डायरेक्शन छोड़ देता हूँ, ये वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूँ। तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, और ई का कौन सा कंपोनेंट में ले रहा हूँ, ई कॉस थीटा वाला, इसलिए यहाँ पे ई कॉस थीटा वाला है। अच्छा नेट फोर्स इसमें कितना आ रहा है, टोटल फोर्स इस पर जो लग रहा है वो लग रहा है जीरो। मैंने देखा कि अगर ये चार्ज नहीं मूव कर रहा है, इक्विलिब्रियम में आ गया है, इसका मतलब कि नेट फोर्स इस पर जीरो लग रहा है, और ये हो जाएगा क्यू ई कॉस थीटा, ठीक है। अब ये चीज आया तो इस चीज को मैं यहाँ पे नीचे ले आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा। इस चीज को मैं नीचे ले आया हूं, और जीरो डिवाइडेड बाय कोई भी नंबर करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कॉस थीटा जीरो। तो कॉस में जीरो किसका वैल्यू होता है, तो हमें पता है कि कॉस 90 का वैल्यू जो होता है वो जीरो होता है। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है जीरो। ये हमने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा है, ये हमें वैल्यू पता है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90, दोनों तरफ से कॉस कॉस कैंसल, तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये एंगल जो बनेगा, ये थीटा बनेगा, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। जब थीटा 90 डिग्री का बनेगा तभी इस पे नेट फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी ये थीटा 90 बनेगा तभी ये चार्ज जो यहाँ का चार्ज है, यहाँ का चार्ज, उस पर नेट फोर्स जीरो। और हमें पता है कि जब मैंने चार्ज उस पर डाला था कुछ देर बाद, कुछ देर तक वो मूव किया, उसके बाद क्या हुआ, वो चार्ज जो था वो रेस्ट पे आ गया, यानी उस पर नेट फोर्स जो हो गया वो जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो किया, हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, हमें मिला थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरह से हमने ये प्रूव की
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो सरफेस के कंडक्टर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, ठीक है। तो चलिए इसे अब मिटाते हैं और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज ही है। पिछले लेक्चर में मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताया था, आज मैं 2 प्रॉपर्टीज और बताऊंगा, और वो ये 2 प्रॉपर्टीज को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वो 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, और इसी से हमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन का होता है ना, कि 2 सेम चार्ज के बीच रिपल्सन का फोर्स लगता है और 2 अलग अलग चार्ज के बीच अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, इन 2 प्रॉपर्टीज से इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अब वो प्रॉपर्टी क्या है, पहले वो प्रॉपर्टी मैं लिखता हूं, देखिए। तो वो प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी नंबर, तो चलिए देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। स्ट्रेच स्ट्रिंग मतलब देखिए, ये मेरे पास एक रस्सी है और मैंने इसको क्या किया, पर स्ट्रेच कर दिया, यानी इसके अंदर क्या आ गया, तनाव आ गया। ये ऐसे ढीला नहीं है, लूज नहीं, ये स्ट्रेच है, इसके अंदर तनाव आ गया है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, इसी तरह ये स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव करती है। तो आगे देखिए, ट्राइंग टू डिक्रीज दियर लेंथ दिस एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह, यानी एक तनाव भरा स्ट्रिंग की तरह वो बिहेव करेगी, तो वो क्या करेगी, वो दोनों चार्जेस के बीच का जो लेंथ है ना, डिस्टेंस, उसको कम करने की कोशिश करेगी। और उसी कम करने की कोशिश में क्या करता है, वो एक दूसरे चार्जेस एक दूसरे को नजदीक लाता है, एक दूसरे के करीब लाता है। इसको समझते हैं। देखिए, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है इधर, और इधर एक नेगेटिव चार्ज है। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से शुरुआत होती है और कहाँ जाके खत्म होती है, नेगेटिव चार्ज में, यानी यहाँ पे ये टर्मिनेट होती है। ठीक है, अब ये मत पूछिएगा कि आपने बोला था कि यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे खत्म नहीं होती, मतलब कि नेगेटिव में खत्म होती है, लेकिन इस तरह नहीं बनती। देखिए, मैं इस तरह नहीं बना रहा हूँ, आपको समझाने के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये एक्चुअल में बनेगा इस तरह से, ऐसे, और ये बनेगा आपका, ये बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ये ऐसे बनेगा, क्योंकि इसका अलग इतना फील्ड होगा, इसका भी अलग इतना फील्ड होगा, तो इस तरह से बनेगी। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज की ओर जाएगा, और जो मैंने अभी दिखाया था आपको स्ट्रिंग स्ट्रेच करके, वो इसी तरह आपको दिखेगा, जैसे एक पूरा सीधा लाइन, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, एक रस्सी है, एक रस्सी है जो पूरा तना हुआ है। तो अब देखिए, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में क्या होती है, जब मैं किसी रस्सी को, ऐसे स्ट्रिंग को, ये रस्सी को मैंने क्या किया, पूरा स्ट्रेच किया, तो इलास्टिसिटी के प्रॉपर्टी के कारण, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी, तो ये इलास्टिसिटी के कारण क्या होगा, ये अपने आप को क्या करेगा, नजदीक लाने का, यानी अपने जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था उस पर लाने की कोशिश करेगा। क्योंकि मैंने इसको खींचा था, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, उसका इलास्टिसिटी का फोर्स जनरेट होगा, रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, और उस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये एक दूसरे को करीब लाना चाहेगा। तो जब ये फील्ड लाइंस जो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये अपना लेंथ को क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा, लेंथ को क्या करना चाहेगा, हाँ, डिक्रीज करना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, ये फील्ड लाइंस इस चार्ज को इधर खींचेगा, ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज को इधर खींचेगा। तो इस तरह से क्या होता है, ये कुछ इधर शिफ्ट कर जाता है और ये कुछ इधर शिफ्ट कर जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस एक्सप्लेन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ये फील्ड लाइंस जो है वो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग की तरह काम कर रही है, और ये अपना लेंथ को कम करना चाहती है, जिसके कारण मजबूरी में ये दोनों चार्ज को एक दूसरे के नजदीक आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि दो चार्जेस कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो मैंने फर्स्ट की सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था कि जो डिफरेंट टाइप्स के चार्जेस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं।
तो यहाँ से वो प्रॉपर्टी जो है मतलब यहाँ से वो चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है कि कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, हमने ये चीज़ रटा था, लेकिन हमने ये चीज़ यहाँ पे देख ली कि कैसे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। अब इसी तरह जब सेम तरह के चार्जेस रहेंगे तो रिपेल करेंगे। तो अब हम ये रिपल्सन के केस देखेंगे कि वो एक्चुअल में कैसे होता है, क्योंकि हमने तो वो रटा हुआ है कि अगर सेम चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। लेकिन अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे उसको हम समझेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए अब लास्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं कि ये किस तरह से ये प्रॉपर्टी हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सप्लेन करती है। देखिए पहले प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लेटरली रिपेल ईच अदर। लेटरली मतलब सीधा, नॉर्मली रिपेल करती है, ऐसे और ऐसे नहीं। लेटरली मतलब लेटरल मतलब सीधा, नॉर्मल। इसे यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में नॉर्मल टू लाइंस, यानी लाइंस ऐसे बन रहा है, ये फील्ड लाइंस है तो ऐसे और ऐसे। मैं अभी बताऊंगा। दिस एक्सप्लेन द फोर्स ऑफ रिपल्सन, और ये क्या एक्सप्लेन करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। इसको समझते हैं। देखिए दो सेम चार्जेस होना चाहिए, क्योंकि हमने डिफरेंट चार्ज के केस में तो देख लिया। अब हम ये देखेंगे कि दो अगर सेम चार्ज है, मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये अपना अपना फील्ड बनाएगा। तो मान लीजिए ये फील्ड अपना बनाया ऐसे, ये ऐसे बनाया, ये बनाया ऐसे, ये बनाया ऐसे, तो इसी तरह ये भी बनाएगा। देखिए दो चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये बाहर की ओर फील्ड लाइंस बनाएगा। मैंने बताया था बाहर की ओर बनाएगा, तो ये बाहर की ओर बनाई, ये बाहर की। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, अब मैं बता रहा हूँ। देखिए जब ये ऐसे बाहर की ओर बनाएगा, ऐसे ये इधर जाएगा, और ये जब ऐसे बनाएगा तो ये ऐसे जाएगा। इसी तरह जब ये इधर बनाएगा तो ऐसे जाएगा, और ये जब इधर बनाएगा तो ऐसे जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइंस एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर रही है, काट रही है। और ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, और ये एक प्रॉपर्टी ही थी कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती है, क्योंकि दोनों का फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, जो पॉसिबल है नहीं। पिछले लेक्चर में मैंने ये चीज को बताया है। तो ये इस तरह से क्या करेगी, ये क्रॉस नहीं कर सकती। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये क्रॉस नहीं कर सकती तो ये क्या करेगी, देखिए अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा। देखिए कैसे फील्ड लाइंस बनेगा। पहले बात तो फील्ड लाइंस तो परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो ये परपेंडिकुलर बनाया और ये ऐसे चल जाएगी। इसी तरह ये परपेंडिकुलर बनाया और ये ऐसे चल जाएगी। अब देखिए इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी काट नहीं रही है। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगी और ऐसे बन जाएगी। इसी तरह यहाँ से परपेंडिकुलर निकलेगी और ऐसे बन जाएगी, ये फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, और जब यहाँ पे ये क्रॉस नहीं कर रही है तो अब क्या होगा, अब दोनों के बीच ना रिपल्सन का फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, देखिए हमने ये चीज पढ़ा, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो स्ट्रिंग की तरह, यानी तना हुआ रस्सी की तरह काम करता है। तो जब ये ऐसे एक दूसरे को इस तरह से फील्ड बना रही है तो ये कैसे एक दूसरे को रिपेल करेगी, देखिए ऐसा समझिए इसको। ये इसी तरह का मतलब समझने की कोशिश कीजिए। मैं यहाँ जो समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम दो चार्ज को नजदीक में रखते हैं तो इधर का फील्ड लाइंस तो चलो निकल गया, इधर से निकल गया, लेकिन दो फील्ड लाइंस यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, इसलिए वो क्या करती है, ऐसे नहीं क्रॉस करने के लिए ऐसे मुड़ जाती है। और जब ऐसे मुड़ती है
तो इसके बीच में क्या आता है, तनाव आ जाता है दोनों के बीच में, यानी रिपल्सन का फोर्स लगने लगता है। और रिपल्सन का फोर्स के कारण क्या है, ये इधर खिसक जाता है, ये इधर खिसक जाता है। इसको आप ऐसे समझिए, ये सेम सीन है जब हम कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं और हमें कभी कभी इतना भीड़ होता है ट्रेन में कि हमें खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, तो हम क्या करते हैं, अपने आप को थोड़ा ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं। और कुछ देर बाद क्या होता है, जब हमारा शरीर अकड़ जाता है और दर्द होने लगता है, तो हम बगल वाले बंदे को कहते हैं भाई थोड़ा सा खिसक जा, मुझे सीधा होना है। तो जब वो बंदा खिसकता है तो फिर हम ऐसे सीधा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है। ये फील्ड लाइंस जब ऐसे बन रही है तो ये क्या करती है, ये फील्ड लाइंस इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करती है और ये फील्ड लाइंस इसको इधर रिपेल करने की कोशिश करती है। इसी तरह से यहाँ पे भी है। तो इसके कारण क्या होता है, ये वाला जो चार्ज है वो थोड़ा सा इधर खिसक जाता है और ये वाला चार्ज यहाँ से थोड़ा इधर खिसक जाता है। फिर ये अपना फील्ड लाइंस ऐसे बना देती है, ऐसे ऐसे इस तरह से ये फील्ड लाइंस अपना बना देते हैं। जैसे मैंने ट्रेन वाला अभी एग्जांपल बताया था ना, इसी तरह सेम यहाँ पे होता है। जब मैं ऐसे करता हूँ और वो बंदा जब खिसकता है तो मुझे स्पेस मिल जाती है सीधा होने की, इसलिए तो फिर मैं ऐसे सीधा हो जाता हूँ। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था, जब मैं कोडरमा से आ रहा था और मैं कोडरमा से घर आ रहा था, तो उस टाइम जो एक ही ट्रेन मेरा बचा हुआ था, लास्ट ट्रेन था, वो था लोकल था एमईएमयू जो 3 बजे चलती है आसनसोल से वाराणसी। तो उस दिन इतना भीड़ था ना कि मुझे मतलब रॉन्ग साइड से चढ़ना पड़ा। लाइफ में पहली बार मैं ट्रेन में रॉन्ग साइड से चढ़ा, मुझे प्लेटफॉर्म की तरफ से चढ़ने का मौका ही नहीं मिला, इतना भीड़ था। तो मुझे ट्रैक में उतर के चढ़ना पड़ा और मुझे लगभग 2-3 स्टेशन तक मुझे ऐसे ही खड़ा होकर आना पड़ा था, ऊपर पकड़ के से मैं आया था। उस टाइम मुझे पता चला था कि ट्रेन में इतनी भीड़ भी होती है। तो जब हिरोडी तक गाड़ी पहुंची थी तब धीरे धीरे भीड़ खाली हुआ था, तब मुझे रिलैक्स मिला था। तो सेम केस यहाँ भी हो रहा है कि जब एक दूसरे के नज़दीक होते हैं तो वह एक दूसरे को तो काट सकते नहीं हैं, इस तरह से वो स्ट्रेच रहते हैं, पूरा तनाव में रहते हैं। तो ये वाला फील्ड लाइंस इसको बोलता है भाई थोड़ा सा तू खिसक जा, मुझे स्ट्रेट फील्ड लाइंस बनानी है। तो वो क्या करता है, ठीक है मैं इधर खिसक जाऊंगा तो मेरा भी फील्ड लाइंस स्ट्रेट बनाने का मौका मिल जाएगा, तो मैं थोड़ा खिसक जाता हूँ, तो ये इधर वाला खिसक जाता है, तो दोनों के लिए जगह मिल जाता है और ये इस तरह से फील्ड लाइंस फिर बना देते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये खिसक जा रहे हैं तो ये लाइंस ऐसे तो बढ़ेगा और कहीं तो काटेगा। तो देखिए फील्ड लाइंस आपका इन्फिनिटी तक नहीं बनता है। कोई भी चार्ज का कुछ वैल्यू होता है तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कुछ दूरी तक ही बनता है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी तक बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक बनेगा फिर उसका प्रभाव तो दिखता ही रहेगा और कितना दूर तक वो चार्ज को धकेलता रहेगा। तो देखिए जितना कूलम का चार्ज यानी जितना मैग्नीट्यूड का चार्ज है वो उतना दूर तक एक दूसरे को रिपेल करके जब दोनों का फील्ड लाइंस यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कि दोनों का इफेक्ट खत्म हो गया, तब तो वो चार्जेस वहां जाके रुक जाएंगे। अगर ज्यादा पावर का चार्ज लेंगे, ज्यादा कूलम यानी ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज लेंगे तो वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, कम कर लेंगे तो कम करेंगे। तो इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी छोटा बनेगा। अगर ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज ले रहा हो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बड़ा बनेगा, दूर दूर तक बनेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पूरा बड़ा बनेगा। और अगर कम चार्ज का ले रहा तो छोटा बनेगा। तो कम पावर का रहेगा तो वो थोड़ा रिपेल करेगा और दोनों का फील्ड लाइंस एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह से एडजस्ट हो गया फिर वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं इसी तरह से। तो इस तरह से उसको फिर ये करने का जरूरत, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह से रहेगा तो जिस तरह हम ट्रेन में रहते हैं ऐसे हमारी शरीर अकड़ जाती है, इसी तरह यहाँ भी इसके बीच में तनाव होता है, टेंशन होता है, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अकड़ जाता है, मेरे मतलब हम लोग की भाषा में। तो ये एक दूसरे को रिपेल करके फिर से अपना स्ट्रेट लाइंस बना लेती है। और इससे हम पता क्या चलती है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रही है, अब समझ में आ रहा है क्यों रिपेल करती है, क्योंकि इनकी मजबूरी है। क्योंकि अगर ये एक दूसरे को रिपेल नहीं करेगी तो ये फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी और इनके फील्ड लाइंस में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अगर बगल वाला मेरा बंदा नहीं खिसकेगा तो मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा,
और ऐसे ही मैं खड़ा रहूंगा हमेशा जहां तक सफर कर रहा हूं, मेरा शरीर का क्या हाल होगा आपको पता ही होगा, आप लोग देखे ही होंगे। तो उसको मुझे खिसकाना पड़ता है, भाई तू खिसक के थोड़ा मुझे जगह दे दे तो मैं सीधा हो जाता हूँ एंड अब मैं रिलैक्स कर सकता हूँ। सेम चीज यहाँ भी इन लोग करता है, दोनों चार्ज भी ये करता है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि एक दूसरे को सेम चार्ज रिपेल क्यों करता है, और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सेम रहेगा इसी तरह। तो इस तरह से हम यहाँ पे, हाँ और ये चीज, हाँ यहाँ पे मैंने कोई भी फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं किया है, क्यों? क्योंकि देखिए ना, ये अगर ऐसे ड्रॉ, ये ऐसे बनाएगा और ये ऐसे बनाएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, अगर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। कोई अगर 5 न्यूटन से ऐसे मार रहा है और कोई 5 न्यूटन से ऐसे मार रहा है, यानी दोनों सेम 5 न्यूटन से फोर्स लगा रहा है, दूसरे को कैंसिल कर देगा, कुछ नहीं होगा वहां पे। 5 कूलम 5 कूलम इधर बना रहा है, इधर बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी न्यूट्रल एरिया बन गया यहाँ पे। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगा और यहाँ पे हमारा फोर्स क्या आता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ इस एरिया में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक नई चीज की ओर, एक नया चीज को समझते हैं जो हमारा एक नेचुरल फेनोमेना है। तो चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं। और अगला टॉपिक समझने से पहले एक नेचुरल फेनोमेना है जो मैंने बताया था कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वो नेचुरल फेनोमेना ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होता है वो समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये क्या होती है? देखिए, मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 हो जाता है। कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक कंडक्टर रखता हूं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाती है 0, यानी यहाँ पे इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो देखिए इससे हम कैसे अपने जान को बचा सकते हैं। देखिए बरसात के दिनों में क्या होता है कि जब बहुत तेज लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, तूफान आता है, थंडरस्टॉर्म होती है, तो उस टाइम अगर हम घर से बाहर आते हैं तो बिजली गिरती रहती है और वो बिजली इतनी खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। उस बिजली का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25,000 डिग्री सेल्सियस। मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि जो उस बिजली का जो तापमान होता है वो सूरज के तापमान से, सतह के तापमान से 5 गुना ज़्यादा होता है, और सूरज का जो सतह का तापमान होता है वो होता है 5,000 डिग्री सेल्सियस, और उससे 5 गुना यानी 25,000 डिग्री सेल्सियस। यानी जो बिजली गिरती है ज़मीन पे, उस पर उसका जो तापमान होता है वो इतना होता है। और वैसा बिजली अगर आपके शरीर पर गिरेगा तो श्योर है कि आपकी डेथ होना वहाँ पे मतलब 100% कंफर्म है। तो वैसे सिचुएशन में अगर हम बाहर रहें तो हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ पे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अच्छा, ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये मेरा एक कंडक्टर है, ठीक है, और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? देखिए, जब हम किसी एक्सटर्नल, ये हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हम बाहर से अप्लाई किए, ठीक है, और इस एक्सटर्नल फील्ड में इस कंडक्टर को मैंने लगा के रख दिया, तो होता क्या है, इस सरफेस पे इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है और इधर जो है पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस यानी पैदा हो जाता है। कंडक्टर के अंदर होता है ऐसा, कंडक्टर के अंदर इस तरह से। और ये कैसे होता है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ाऊंगा तब। तो इस तरह से ये इंड्यूस हो जाता है और ये जो है वो कंडक्टर के अंदर अपना इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्योंकि देखिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, इस डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। अब इधर वाला बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इंटरनल यानी अंदर वाला कंडक्टर के अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। तो ये एक दूसरे को क्या करता है, ये एक दूसरे को यहाँ पे कैंसिल कर देती है।
क्या करती है, जो मैंने अभी पॉइंट चार्ज वाला बताया था कि दो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, एक ऐसे दो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो करते हैं, सेम यहाँ पे होता है। ये बाहर वाला एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, और जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इंटरनल है वो ऐसे है, और ये एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल कर देती है, और कैंसिल करके क्या करती है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो कर देती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब अगर अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो उस पर कोई फोर्स लगेगा क्या, कोई फोर्स नहीं लगेगा, और इसके अंदर अगर कोई चीज़ को रख देते हैं, किसी चीज़ को रख देते हैं तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये आपको समझ में अब ये आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होती है सो कंडक्टर के अंदर। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आप अपनी जान कैसे बचा सकते हो। तो जब ऐसा सिचुएशन में आप घर के बाहर रहते हो या किसी हाईवे के करीब रहते हो तो सबसे पहला चीज आपको सेफ जगह ढूंढना है, और वो सेफ जगह क्या क्या हो सकती है। पहला आपका हो गया गुफा, क्योंकि गुफा जो होता है जमीन के अंदर होता है, तो जब बिजली जमीन पर गिरेगी तो पहले ही ग्राउंड हो जाएगी, तो गुफा तक जाएगी नहीं अंदर, थोड़ा अंदर पहला। दूसरा, अगर गुफा नहीं मिलता तो दूसरा गड्ढा। अगर गड्ढा भी इससे होता है क्योंकि गड्ढा जो था जो ऊपर वाला जमीन रहता है, जो सबसे धरातल रहता है, उससे नीचे रहता है गड्ढा, तो अगर बिजली गिरी तो पहले वो ग्राउंड हो गई, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं आप पे। इन केस अगर दोनों में से कुछ नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिए, किसी कार को ढूंढिए या फिर किसी ऑटो का बॉडी, किसी ऑटो ढूंढिए या कोई ट्रक ढूंढिए, यानी इसका बॉडी जो होना चाहिए वो कंडक्टर का होना चाहिए, यानी मेटल का बॉडी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे, आप किसी भी बैठ सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ ले रहा हूँ कार। मान लीजिए आपको एक कार मिला, तो आप क्या कीजिए, उस कार के अंदर जाके फट से बैठ जाइए। तो ये कार का बॉडी होता है, तो ये कार का बॉडी है, एक इंसान ऐसे आके अंदर बैठ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पे बिजली गिरी, मान लीजिए ऐसे से बिजली गिरी, तो बिजली में क्या होती है, चार्जेस होते हैं, होती है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, जो भी वो मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उस पर चार्जेस होते हैं। और जब वो चार्ज इसके बॉडी पर पड़ता है तो ये बॉडी क्या है, एक मेटल का बना, कार का बॉडी जो होता है मेटल का बना होता है, यानी कंडक्टर होता है। तो वो चार्ज ऐसे मूव करते हुए क्या होता है, टायर के थ्रू वो जमीन में ग्राउंड हो जाता है। इसी तरह इधर से भी ऐसे होके वो जमीन में ग्राउंड हो जाता है। और ये हमारा अब बाहर चार्ज है, इस बिजली में जो बिजली गिर रही है उस पर चार्ज है, तो वो सारे चार्ज मिलकर क्या करेंगे, एक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पे चारों तरफ क्या है, चारों तरफ ऐसे ऐसे ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक कंडक्टर को रख दिया, यानी कार को रख दिया है, जो मेटल का बना हुआ है, तो एक कंडक्टर है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो इस बिजली का असर इसके अंदर कुछ पड़ेगा नहीं, क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो चार्ज तो अंदर जाएगा नहीं। और जब चार्ज अंदर जाएगा नहीं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसके पास, वो चार्ज के पास ही एनर्जी होती है। वही चार्ज स्काई से, आसमान से, बादल से एनर्जी लेकर आती है। तो जब वो हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रही है तो वो हमें कैसे इफेक्ट करेगी, वो हमें कैसे मार सकती है। तो ये तो ग्राउंड हो जा रही है ना, कार के बॉडी के थ्रू वो ग्राउंड हो जा रही है, तो वो हमें किसी तरह के इफेक्ट देगी नहीं। तो इस तरह से हमारा जान बच जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इस तरह से हम यूज करके अपनी जान बचाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गई कैसे होता है सर। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कभी ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो तो उस टाइम आपको क्या करना है, तुरंत कोई कार या फिर किसी तरह का ट्रक होगा या फिर किसी तरह कोई भी व्हीकल जिसका मेटल का बॉडी हो, उसके अंदर जाके आपको बैठ जाना है। और ये किस कारण से हो रहा है यह आपको पता चल गया होगा, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के कारण, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं उस जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। और हो सकता है अगर मुझे नहीं पता हो तो मैं फिर से पढ़ाई करूंगा, अच्छा से अच्छा बुक पढ़ूंगा जिसमें वो कॉन्सेप्ट दिया होगा जो आपने पूछा, और उसको मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप कमेंट में जरूर लिखें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी। तो